नमस्कार सभी को। आज क्लास 11 के हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेक्चर नंबर 1 चलने वाला है। आज हम बेसिकली एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सीलरेशन के बेसिक से लेके हाई कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम पहले टॉपिक को समझेंगे एंड देन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हुए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर, नया तो नहीं, फ्रेश चैप्टर बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेश चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सीधी रेखा में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसका क्या मतलब होता है? मान लो आप एक बंदूक की गोली को शूट करते हो, तो बंदूक की गोली कैसे जाएगी? शूट करते के साथ एकदम सीधी ट्रेवल करेगी। या फिर आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उस बॉल को ऊपर फेंका, तो क्या होगा? वो बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर के कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी, एकदम सीधी। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि दोनों ही केस में बॉडी एकदम सीधा जा रही है और सीधा वापसी आ जा रही है, या वापसी नहीं भी आ रही, बट कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन में पाथ में फॉलो कर रही है। इसी को बोला जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, बट आपको मैं नई चीज बताता हूँ। बेटा हम लोगों ने ना एक्सिस के बारे में बात की थी। आपको पता होगा, आप 10वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो। एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है आपकी वाई एक्सिस करके। कोई भी बॉडी अगर एक सिंगल पर्टिकुलर एक्सिस में जब मूव करती है, यानी कि जैसे बंदूक की गोली है, ये सीधा जा रही है, इसका मतलब है कौन सी एक्सिस में मूव कर रही है? अलोंग एक्स एक्सिस के मूव कर रही है। और जब बॉल को आपने ऊपर फेंका, वो ऊपर जाके एकदम सीधा ऊपर जाके सीधा नीचे आ जा रही है, तो ये अलोंग वाई एक्सिस में मूव कर रही है। यानी कि जब भी कोई बॉडी एक सिंगल पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करती है, उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, यार सर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो इसको, ये तो बिल्कुल सिंपल है, मोशन स्ट्रेट लाइन वाले सीधा रेखा। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे खाली चैप्टर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बेसिक से लेके हाई लेवल नॉलेज गेन करवाने के बारे में आया हूँ, ताकि आप लोग जब भविष्य में जेई नीट लेवल के क्वेश्चन करो या जिस मर्जी के भी क्वेश्चन कर लो, भैया धमाका हमारा ही होना चाहिए। इसलिए ये बात समझा रहा हूँ। अब देखते रहना इसका क्या लॉजिक बनता है। मैंने क्या बोला, दुनिया में कोई भी बॉडी एक सिंगल पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जब मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे बंदूक की गोली हो गई, ट्रेन चल रही है, छुक 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 छुक, सीधा 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 सीधा, तो भैया ये क्या हो रही है? अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। दिस इज आल्सो काउंटेबल एज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बट मान लो, 2 मिनट के लिए मान के चलो, अगर मैं बात करूं कोई बॉडी है, वो गोल 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 सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अगर आपको देखने में दिख रहा हो यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो मोशन है, ये 2 एक्सिस के बीच में हो रहा है। एक्स एक्सिस और कौन सी एक्सिस? आपकी वाई एक्सिस। जब भी कोई मोशन 2 एक्सिस के बीच में होता है, इसको नाम दिया जाता है मोशन इन अ प्लेन करके। क्या नाम दिया जाता है इसे? मोशन इन अ प्लेन करके, जो कि आप इस चैप्टर में नहीं भाई अगले चैप्टर में पढ़ोगे, क्योंकि आज जो है हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनते रहना। तो यानी कि आज की क्लास में हमें 2 चीजें एक्स्ट्रा पता है किसी भी अलग बंदे से या अलग बच्चे से, कि भैया जब भी कोई बॉडी एक सिंगल एक्सिस के अलोंग मूव करती है, मोशन है स्ट्रेट लाइन, और जब भी कोई बॉडी 2 एक्सिस के अलोंग मूव करती है, मोशन है प्लेन, जो कि आपका अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे? इसके बेटा एडवांटेज ये होने वाले हैं, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना, आप अटकोगे नहीं, बाकी सारी दुनिया चाहे अटक जाए। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, फिर बच्चे के मन में आता है, अगर हम कोई बॉडी 3 एक्सिस में मूव करे तब क्या होगा? तो क्या नाम देंगे भाई उसे? बेटा ऐसा है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना। कल को जब आईआईटी में आप पहुंच जाओगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या किसी भी आईआईटी में जाओगे, 3rd ईयर या 2nd ईयर में आपके ये वाले टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं, अगर आपके पास एक अच्छी ब्रांच हुई तो। चलिए अभी फिलहाल के लिए इन 2 पे रहते हैं। अगर कोई बॉडी एक सिंगल एक्सिस, मोशन है स्ट्रेट लाइन, और अगर 2 एक्सिस के बीच में, देन इट इज काउंटेबल एज अ मोशन इन अ प्लेन करके। अभी चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि भैया ऐसा है, धीरे धीरे सुनते जाना, अपने आप ही पता लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये जो डिस्टेंस वर्ड होता है, क्या होता है भाई? डिस्टेंस का मतलब होता है आपने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया ए वाले पास से, और ट्रैवल करते 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 ये बी वाले पॉइंट में पहुंच गए, तो जितनी लेंथ ऑफ द पाथ, क्या बोलते हैं इसे? लेंथ ऑफ द पाथ टू बी कवर्ड, ठीक है, टू बी कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि जितना लेंथ आप कवर कर रहे होते हो, उसी को क्या नाम दिया जाता है बेटा? आपका डिस्टेंस नाम दिया जाता है। ठीक है, ये वाली बात तो ऑलरेडी हमें पता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट किस चिड़िया का नाम होता है? तो भाई आपको याद आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, इस शॉर्टेस्ट पाथ को क्या नाम दिया जाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट करके नाम दिया जाता है। ध्यान से सुनते रहना, कुछ अलग जरूर आएगा।
काफी बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो पहले से ही पढ़ के आ रखे हैं, चलो लेक्चर को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते थे, है ना, ये सब देखने की क्या जरूरत है। बेटा डायरेक्टली लिंक बताऊंगा क्यों इस चैप्टर को मोशन एंड स्ट्रेट लाइन बोला जा रहा है, ध्यान से सुनते रहना, आराम से बिंदास हो गए, ठीक है। चलो ये वाली बात तो हमें पता है कि डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द पार्ट टू बी कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा किसी बच्चे को लिखना हो साथ के साथ लिखते चल जाना, क्योंकि ये सब छोटी मोटी बातें, ये सिर्फ याद नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो भैया चैप्टर का नाम लिखे, डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है और लिख लेना द लेंथ ऑफ द पाथ टू बी कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ टू बी कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख लेना इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसकी एसआई क्या होती है, मीटर होती है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिंदास, तीन चीजें लिख लो, मोर देन इनफ है आपके लिए। क्या, द लेंथ ऑफ द पाथ टू बी कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, किसी को अगर लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लिखो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एंड इसी के नीचे लिख लेना इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसकी एसआई यूनिट भी क्या चलती है आपकी, मीटर चलती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी होती है आपकी, वेक्टर। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर। चलिए आते हैं मुद्दे पे, आते हैं अब समझाते हैं धीरे धीरे करके। क्या है, थोड़ा डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए ताकि ध्यान रहे। मान लो आपने यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से ट्रेवल करके घूम फिर के दोबारा इसी पॉइंट में आ गए, तो भैया ऐसा है आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना निकल के आएगा, भाई बच्चे बोलेंगे 0। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि कुछ नया बताएंगे, आपने फिर से वही बता दिया, ये तो सारी दुनिया बता रही है। बात तो सही है भाई, ये तो सारी दुनिया बता रही है, घूम फिर के दोबारा उसी पोजीशन में आ जाओगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, इसी को बोलते हैं भैया डिस्प्लेसमेंट 0, और जो लेंथ कवर कर रहे हैं इसको डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो बेटा अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर कोई बॉडी सीधा ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल ध्यान से शांत मन से सुनना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई बॉडी सीधा ट्रेवल कर रही है ए से लेके बी जो है 2 किलोमीटर दूर, तो बेटा इस केस में जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 2 किलोमीटर। कितना होता है, 2 किलोमीटर, सबको पता है। शॉर्टेस्ट यहाँ से ए से लेके बी तक आपने ट्रेवल किया तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 2 किलोमीटर ही हो गई स्ट्रेट लाइन पाथ में खाली। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में शॉर्टेस्ट पाथ होता ही नहीं है, वही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, सीधा पाथ। इसलिए बोलते हैं ना बेटा हमेशा सीधा चला करो, टेढ़ा मेढ़ा अपनी राहों को मोड़ो मत, अपनी बाहों को तोड़ो मत, और सीधा चलते जाओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में सीधा होता है, यानी कि बराबर होता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन है इस चैप्टर से जिसका नाम दिया गया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये चैप्टर आपको ये बताना चाहता है कि आपको इस चैप्टर में खाली और खाली उन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है जो सीधा सीधा चल रही हो। और अगर कोई बॉडी सीधा सीधा चलेगी, यानी कि ए वाले पॉइंट से ट्रेवल करके बी वाले तक पहुंच जाएगी, तो भैया इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब क्या बनता है इसका, इसका मतलब बनता है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, ये बात समझ गया ना, ये चैप्टर बहुत इजी लगने लग जाएगा आपको। इसके न्यूमेरिकल हवा में उड़ा दोगे, काइनेमेटिक्स बोलते हैं ऐसे कुछ लोग कि काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल होते नहीं है। भाई ऐसे कैसे नहीं होंगे, बेसिक कंसेप्ट को दिमाग नहीं दिल के अंदर बसा के रखेंगे, हम भी देखते कैसे नहीं होते। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो डिस्टेंस जो है, इसके पिताजी का नाम है स्पीड। इसके पिताजी का नाम क्या है, स्पीड है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसके पिताजी का नाम है वेलोसिटी। क्या नाम है बेटा इसका, वेलोसिटी करके, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम छुपा हुआ होता है। तो ऐसे करके मान लेते हैं कि डिस्टेंस के पिताजी स्पीड हो गए और डिस्प्लेसमेंट के पिताजी क्या होगा, वेलोसिटी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक ही बारी में क्लियर कट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ में स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ में मैग्नीट्यूड जो होता है स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है, सेम होता है। आप लोगों ने, अगर किसी बच्चे ने चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी है, न्यूमेरिकल करने शुरू किए होंगे, उसने नोटिस किया होगा यार कभी वो स्पीड निकालने के लिए बोलता है और हमारा टीचर तब भी मोशन की इक्वेशन लगा देता है, v इक्वल टू यू प्लस का at। हमें तो लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा कि v इक्वल टू यू प्लस at क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमें तो सिखाया गया v का मतलब क्या है, वेलोसिटी है। बट बेटा फिर से सुन मेरी बात, हमने क्या बोला, इस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन में अगर कोई चीज चलेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल। और इन दोनों के पिताजी यानी कि स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगा, इक्वल। कहने का मतलब ये है, चाहे वेलोसिटी बोल ले चाहे स्पीड बोल ले, बात क्या रहने वाली होती है,
सेम होती है। इसी चक्कर में भैया इस चैप्टर में स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, वो बात अलग है अगर कोई बॉडी घूम फिर के दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, मोशन की इक्वेशन भी स्पीड की तरह ट्रीट की जा सकती है, और मोशन की इक्वेशन में v जो है वो वेलोसिटी की भी तरह ट्रीट हो सकता है और वो स्पीड की तरह भी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में दोनों क्या होता है, इक्वल। ये बात 100% सही है और इसको दिमाग के अंदर बिठा के लिखना। आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं, दबा के धड़ाधड़ न्यूमेरिकल करने वाले। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बहुत बढ़िया बेटा, वहां पे ना नोट डाल के एक बात लिख देना। अच्छा, नोट का मतलब NOT मत बनाना, 500 का नोट बनाना तब एक बात लिखना, इसके आगे यूं करके बात लिखना। यानी कि ये बात इंपॉर्टेंट है। जब 100 का नोट बनवाएंगे वो बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, और जब 50 का नोट बनवाएंगे तो वो बात ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट डाल के एक बात लिख लो, इन स्ट्रेट लाइन मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। In straight line motion, the magnitude of distance and displacements are equal। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। जो ये वाली बात आपको समझाई गई है, कोई दिक्कत में किसी को? बढ़िया से करेंगे भाई, बेसिक से करवा रहा हूँ। मैं चाहता था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्किप करा के आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन नहीं भैया, आज तो हम लोग आगे बढ़िया से ठोकने वाले हैं। आ जाते हैं भैया मुद्दे पे आते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, बढ़िया से ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। जैसा कि हमने बोला, ये हमारा जो डिस्टेंस है, इसके पिताजी का क्या नाम है भाई? स्पीड नाम होता है। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो स्पीड नहीं पढ़ रहे होते, हम पढ़ते हैं भाई आपका एवरेज स्पीड करके पढ़ रहे होते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? एवरेज स्पीड करके पढ़ रहे होते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ट्रेवल बोल दो, कोई बात नहीं भाई, आपको इतनी अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीखा, तो बेटा जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इसका जो पिताजी थे वो कौन थे बेटा? आपके वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा अलग लिखाऊंगा, इसका फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी करके। अब बच्चे बोलेंगे यार ये डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी कैसे आ गया, ये किस चिड़िया का नाम है, ये डेल्टा क्या होता है? हमने तो 10वीं क्लास में ट्रायंगल सीखा था। बेटा ध्यान से सुन, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। कभी अगर डेल्टा एक्स लिखा हो तो इसका मतलब होता है x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल करके। डेल्टा टी लिखा हो तो इसका मतलब होता है t2 माइनस t1। डेल्टा v लिखा हो तो इसका मतलब v2 माइनस v1। डेल्टा a लिखा हो तो इसका मतलब a2 माइनस a1। डेल्टा m लिखा हो तो इसका मतलब m2 माइनस m1 करके। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस का इनिशियल, और कुछ बड़े बड़े फिजिशियन इसको चेंज बोलते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज करके होता है। तो डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1, डेल्टा t का मतलब t2, इस तरह से ये होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। स्कूटी या बाइक सबने चलाई होगी, है ना। मैंने अपनी स्कूटी या बाइक चलानी शुरू करी, बीच में एक ओडोमीटर करके होता है, ऐसे देखा होगा, स्पीडोमीटर के बीच में होता है ना, यहाँ पे लिखा है 2 4 6 0 करके लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने चलाई, गेड़ी मारी, बढ़िया से ग्राम से गेड़ी मार के घर पे आ गया। आप सभी को पता है भाई, जब गेड़ी मार के आप घर पे आओगे, इसकी रीडिंग जो होगी वो थोड़ी सी क्या हो चुकी होगी, वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी होगी। अब इसकी रीडिंग हो गई मान लो 2480 करके। कितनी हो गई? 2480 करके। ये बोलेंगे ये इनिशियल था तो इसको मान लेंगे x1, ये फाइनल है तो इसको क्या मान लेंगे, x2। पोजीशन बोल लेते हैं। और हमें निकालना है चेंज इन पोजीशन कितनी भी, यानी कि डेल्टा x निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2480 माइनस का 2460 करके, और दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर, या फिर जनरली हमारा जो मीटर होता है, जो स्कूटी वाला होता है, किलोमीटर में नापता है, तो 20 कितना आ गया आपका किलोमीटर करके। तो ये होता है x2 माइनस x1 का मतलब। तो एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इसलिए लिखवा रहा हूँ, लिखवाने के लिए बेटा वो बच्चों वाली बात भी लिखवा सकता था, क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट कोई लॉजिक ही नहीं बनता डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का, इसलिए क्या लिखवाया एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, क्योंकि बार बार ये यूज होगा। डेल्टा टी का मतलब बेटा आपने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी थी मान लो 5 बजे, आपकी स्कूटी 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में से तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट मान लो आपके बच गए भैया 7 बज गए, तो डेल्टा टी कैसे निकालोगे, तो भैया ऐसा है, ये हो जाएगा आपकी T1 की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी T2 की वैल्यू, तो हो जाएगा 7 माइनस का 5 करके, और 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा आपका 2 घंटे आ जाएगा, खत्म कहानी। तो दिक्कत में
डेल्टा का मतलब समझ गए बेटा, डेल्टा का मतलब समझ गए, इसका मतलब आप 60% चीजें ज्यादा जानते हो फिर सामने वाले बच्चे से। क्यों? क्योंकि डेल्टा का मतलब जनरली हर कोई रट्टा मार लेता है, लेकिन आपको मैंने एग्जांपल देके बताया, वो भी आपकी स्कूटी वाला एग्जांपल या बाइक वाला एग्जांपल, और कोई महंगी बातचीत अगर किसी की, तो भैया कार वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर किसी की महंगी बातचीत चल रही है यहाँ पे तो। चलिए आगे बात करते हैं हम, इसी में बढ़िया से बिंदास होकर बात करते रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, दोनों में सेम क्या रहती है भैया? दोनों की एसआई यूनिट की बात सेम रहती है, एसआई यूनिट होती है इसकी भी मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड की बात करो तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या चल रही होती है आपकी? मीटर पर सेकंड करके चल रही होती है, खत्म। तो दिक्कत, कोई आपत्ति? कोई बच्चा बोलता है भैया डेफिनेशन का क्या करे एवरेज स्पीड? बेटा एक बात बता, अब तो तू भी तुम लोग भी चैप्टर नंबर 2 में आ गए हो, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि भाई डेफिनेशन का लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूमेरिकल वैल्यू और कंसेप्ट का वैल्यू का फर्क है। अगर ये चीजें सही बदली तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। क्लियर? एक बार इसको फटाफट लिखो, ध्यान स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर बढ़िया से, ठीक है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस याद रखना कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब चेंज इन पोजीशन बाय टाइम होता है। आपका चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स करके। मीटर वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट है आपके लिए। क्लियर? बहुत बढ़िया, दोनों फॉर्मूले लिख लेना भाई, दोनों फॉर्मूले आज की क्लास में सब चीज क्लियर करूंगा। ऐसे न्यूमेरिकल लेके आए हो ना, बेसिक से लेके एडवांस के न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम, और बोल मजा ही मजा, जिसे बोलते हैं ना मजा ही मजा मिलेगा। चलिए यहाँ पर एक चीज छोटी सी और बता दूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी हेडिंग डाल दी, एक एवरेज एक्सेलरेशन रह गया, तो इसको भी बता देते हैं भाई, एवरेज एक्सेलरेशन। तो भैया एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जिसको लिखना हो डेफिनेशन लिख लेना, एवरेज एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन की होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन की? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अभी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी का मतलब मुझे पता है v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस का t1 करके। और अगर मैं इसकी अगेन एसआई यूनिट के बारे में बात करूं तो क्या आएगी बेटा इसके एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई आपत्ति इसमें? एक्सेलरेशन में ना बच्चा मेरा कंफ्यूज होता है, ये एक्सेलरेशन होता क्या है बेटा? जब तू स्कूटी में रेस दे रहा है या बाइक में रेस दे रहा है, तेरी बाइक की स्पीड बढ़ रही है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि तेरी वेलोसिटी बढ़ा रही है, ये एक्सेलरेशन दिखा रहा होता है, ठीक है। अब मान ले अगर तुम्हारी वेलोसिटी घट रही है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अब कुछ बच्चों को सुना सुना लग रहा होगा, रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। मैं एग्जांपल देके बता दूं, ले मैं एग्जांपल देके बताता हूं, इसे लिख लेना पहले, आराम से लिख लेना भाई। एवरेज वेलोसिटी किसी को एवरेज एक्सेलरेशन किसी को डेफिनेशन लिखनी हो तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। मैं नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। एक बच्चा था हमारा भोला भाला प्यारा सा बच्चा, अपनी स्कूटी चला रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, अचानक उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो ऐसा है बेटा, ये 60 किलोमीटर पर आवर अपने आप हवा में तो हो नहीं गई होगी, तूने एक्सेलरेट किया होगा, स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ कष्ट किया होगा, और वो कष्ट ये है पेट्रोल खर्च होना। वो कष्ट क्या है? पेट्रोल का खर्च होना। अब यहाँ पे तुझे निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, मान ले तो क्या एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे लिख देते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस का v1 अपॉन में t2 माइनस का t1। v2 की वैल्यू कितनी निकाल के आई है? 60 माइनस का 50 अपॉन में मान लेते हैं कि v1 से लेके v2 तक जाने में तेरे को 1 घंटा लग गया, ठीक है। तो t2 माइनस t1 आ गया तेरा 1, तो कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर करके, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब मान ले उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ का मतलब है वेलोसिटी थी पहले हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, और अब आपकी वेलोसिटी हो गई मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर करके। अब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आपको अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो ऐसा है, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि v2 माइनस v1, यानी कि 30 माइनस का कितना आ जाएगा? 50, वही 1 घंटा ही लगा है, तो यहाँ पर आ रहा है आंसर माइनस का 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या बनता है कि भैया माइनस, इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसे? रिटार्डेशन। और मान लो आपकी वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही है, मूड चेंज, 50 की स्पीड थी, अभी भी 50 चल रही है, अभी भी 50 चल रही है, 1 घंटे बाद भी 50 चल रही है। वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है भैया, चंचल मन अति रैंडम, ठीक है। धोखा खा के पलट गए हो, तो धोखा खा के अगर पलट गए हो तो भैया ऐसा है, आपकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो एक्सेलरेशन 0। किसी को नोट डाल के बाद लिखनी हो तो अब बनाना 50 का नोट, क्योंकि ये वाली बात ऐसा है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज्यादा कम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 50 का नोट डाल के एक बात लिखना, क्या
फॉर कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, कुछ कुछ जने इसे यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म लिखना तो ये लिख लेना, फॉर कांस्टेंट स्लैश डाल के यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो। अब बच्चा बोलेगा आप नेगेटिव रिटार्डेशन वाला क्यों नहीं लिखवा रहे? बेटा देख, ऐसे अगर हम चीजें लिखवाएंगे ना रिटार्डेशन वाला, ये अब तेरे को ध्यान आ गया ना कि नेगेटिव यानी कि स्पीड घटनी चाहिए, स्पीड बढ़ रही है एक्सेलरेशन और स्पीड घट रही है रिटार्डेशन, और स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो भैया एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो करके। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए अब करते हैं स्टार्टिंग न्यूमेरिकल की, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, रोकेंगे नहीं ठोकेंगे, जितनी चीजें सीखी है अप्लाई करते हैं। एक बार और रिपीट करना है इस वीडियो को, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। भौतिक स्टडी की बुक ले लो 11 क्लास वाली, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। और देख लेना भाई पेपर लीक हो रहा है आजकल उस पे बुक से, तो देख लेना अपने हिसाब से। चलिए, कैन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव, क्या है स्पीड नेगेटिव हो सकती है? फॉर्मूला स्पीड का क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। और कोई बच्चा गलती से ये ना बोल दे कि हमारा टाइम, बेटा टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए ना कि समय बलवान है भाई, टाइम किसी के लिए कभी नहीं रुका, वो बढ़ता चले जाएगा, उसके साथ गति को मिला लो तो आप भी बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि वो किसी के लिए नहीं रुकने वाला। तो समय जो होता है वो हमेशा क्या रहता है आपका? पॉजिटिव रहता है। टाइम पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव, तो नो डाउट स्पीड भी हमेशा क्या रहने वाली है? पॉजिटिव। तो कैन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव? नो, नेवर। ठीक है, अगला कह रहा है व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत पॉपुलर है, ठीक है, वेलोसिटी टू स्पीड या वेलोसिटी बाय भी करके लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि वेलोसिटी एंड स्पीड का रेशियो बताओ क्या होगा। बच्चे बोलेंगे अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो हमें पता ही नहीं है। बेटा टेंशन मत ले, अपने आप पता लगता रहेगा, ध्यान से सुनता जा मेरी बात। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और स्पीड को भी मैं लिख सकता हूं क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत में देखो भाई, कोई आपत्ति नहीं, लिखा जा सकता है। टाइम से टाइम कट गया तो क्या बचा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस करके बचा, ठीक है। कुछ कुछ स्कूल के पेपर में ये भी आ रखा है, व्हाट इज द रेशियो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस या व्हाट इज द रेशियो वेलोसिटी। अब मेरी बात सुनो, स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों बराबर होते हैं, एग्री। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने पूरे 10 मिनट तक इसी में फोकस किया है, चैप्टर क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर है तो इन दोनों को काटोगे, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू 50 है तो नीचे की वैल्यू भी क्या होगी? 50। काट के आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 1, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हुआ तो भैया ऐसा है, फिर तो जो मर्जी मोशन पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, तो हर केस में जो डिस्टेंस होता है ना वो ज्यादा होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। आप चाहे यही वाला देख लो, मैं कह रहा हूँ ये वाला छोड़ो, आप ये वाला देख लो। यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस 50 निकल के आए तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा ये 48 के आसपास निकल के आएगा या 49 निकल के आएगा, ठीक है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट कम होता है, वो कभी ज्यादा नहीं हो सकता। अब जो मैथ्स के विद्यार्थियों ने अच्छे से पता है, कम वाली चीज को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा हो जाता है, 1 से क्या हो जाता है? छोटा। इन शॉर्ट, ये जो हमारे बायो वाले विद्यार्थी है वो ध्यान रखना, एक ही केस है जब दोनों के दोनों बराबर हो सकते हैं, और अगर दोनों बराबर हो गए काटोगे तो आंसर आएगा 1। बट अगर बराबर नहीं हुए तो भैया ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1। क्या होने वाली है इसकी वैल्यू? लेस देन इक्वल टू 1। मैं एक बार फिर बता देता हूं, उस स्ट्रेट लाइन केस को छोड़ दो, स्ट्रेट लाइन केस को छोड़ के हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम और डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। जो मैथ्स वाले बच्चे उनको अच्छे से पता है, न्यूमेरेटर वैल्यू का अगर कम है, डिनोमिनेटर फैक्टर ज्यादा है, तो डिवाइड करोगे तो 1 से कम आता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 48/50, आप डिवाइड करके देखोगे तो उसकी वैल्यू जो भी होगी वो 1 से क्या होगी? लेस देन। ये लेस देन का साइन होता है। यहाँ मैंने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, तो इक्वल टू का भी साइन कंसिडर करके चलेंगे। क्लियर? तो भैया ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 है। इसी तरह से ये निकले कहां से? इन्हीं से, क्योंकि इनके पिताजी है दोनों, वेलोसिटी बाय स्पीड, तो ये भी क्या होगा? रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 करके। कोई दिक्कत? याद रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा उल्टा कर ले तो, अगर उल्टा कर ले तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है? एक और लल्लू क्वेश्चन, मजेदार, जिसे बोलते हैं बेसिक वाले से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। चलिए भैया गोल 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 चली हमारी साइकिल, जिसका रेडियस है 100 मीटर करके, ये हो गया इसका सेंटर।
कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब जिसको ना पता हो तो वन रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर होता है, एक चक्कर इसने मारा, घूम फिर के दोबारा यहीं आ गया, ए वाले पॉइंट से घूम के ए वाले पॉइंट में आ गया इन 4 मिनट। यानी कि टाइम आपको दे रखा है 4 मिनट। ये मिनट मेरे काम का नहीं है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले करो पहले। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो कितना आ गया 240 सेकंड करके आ गया। चलिए अब पूछ ले क्वेश्चन, जो मर्जी पूछ लो भैया, बढ़िया से आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ, मुझे अच्छे से पता है एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा आपका टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी यहां से घूम के यहीं आई है तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, इसका पूरे का पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। और टोटल टाइम कितना लगा भाई, ए वाले से घूम के दोबारा ए पे आई है तो 240 सेकंड करके लग गया। तो दिक्कत में किसी को भाई टोटल डिस्टेंस याद रखना, टोटल डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ द पार्ट टू बी कवर, कितनी लेंथ ट्रेवल किया उसने, पेरीमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस कितना दिया उसने 100 मीटर, अपॉन में कितना आ गया 240। कोई बच्चा बताना चाहेगा कितना आएगा इसको सोल्व करके, कोई भी बच्चा जो बता दे इसको कितना, बिल्कुल 3 अड्डे जो भी 4 और ये कटेगा तो 4 दूनी 8, यानी कि अप्रोक्सली आ जाएगा ये आपका आंसर 2.61, और ऐसा यूनिट चलने वाले भाई आपके वही मीटर पर सेकंड करके। तो दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है भाई, नहीं है, कैलकुलेशन कर लेना। सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, बता देंगे एवरेज वेलोसिटी, लेकिन बतानी क्यों है, क्योंकि भाई बॉडी घूम फिर के वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो भैया एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी आपकी 0 करके। कोई दिक्कत, आराम से देख लेना भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी को थोड़ा फास्ट लग रहा हो वीडियो स्लो करके देख लेना, आदत है ना पुरानी फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की, स्लो करके भी देख लो। और किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये मैं जनरली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ, आप जैसे बच्चों के लिए जो जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आगे नहीं बढ़ना चाहते भैया उनका तो ऐसा है, स्क्रॉल करो बेटा स्क्रॉल, एक दिन जब लाइव स्क्रॉल हो जाएगी पता लग जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक और मजेदार क्वेश्चन कह रहा है एक कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है एक गाड़ी ए वाले पॉइंट से ट्रेवल करी, बी तक गई, मूड चेंज हो गया, दोबारा ए पे आ गई। चलिए ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अरे क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, एवरेज स्पीड पूछ लिया। अभी निकाल देते हैं भाई एवरेज स्पीड, कोई बड़ी बात है ही नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ, कई क्वेश्चन में कुछ चीज मेरे से मिस ना हो गई हो। वो कह रहा था एक कार है ट्रेवल कर रही है ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, अचानक मूड चेंज हुआ, बी से दोबारा ए पे आ गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। चलिए व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, बताओ भैया एवरेज स्पीड कितनी होगी। अच्छा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं भी कन्वर्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे तो भी अच्छी बात है। फिलहाल मैं किलोमीटर पर आवर में ही आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, वो ए से बी तक गया, उस डिस्टेंस को मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, फिर बी से दोबारा ए पे आया होगा, तो ऑब्वियस बात है अगर वो 50 किलोमीटर गया है तो वापसी भी 50 किलोमीटर ही आएगा, वापसी आते आते 100 किलोमीटर तो हो नहीं जाएंगे उसको। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, एक्स प्लस का एक्स, ये एक्स जाने वाला डिस्टेंस ए से बी, और ये एक्स बी से ए आने वाला, टोटल डिस्टेंस हो गया। चलिए टोटल टाइम पता नहीं, मान लेते हैं ए से बी गया होगा T1 टाइम में और बी से ए आया होगा T2 टाइम में, है ना। यहाँ से ए से बी गया, इसने टाइम लगाया T1 और बी से ए में लगाया टाइम T2। कोई बच्चा ये मत बोल देना सेम टाइम भी तो हो सकता है, बेटा देख ले जाते हुए स्पीड बहुत ज्यादा थी, कम टाइम में पहुंच गया होगा। ये वही वाली बात है, जब आप अपने घर से स्कूल जा रहे होते हो, नोटिस करना स्लोली जा रहे होते हो, है ना, लेकिन जब घर स्कूल से घर आते हो बेटा भाग भाग के आ रहे होते हो। वैसे उल्टा भी कर लेते हैं कुछ बच्चे, स्कूल से घर आराम से जा रहे होते हैं, ठीक है, जो आराम से कह रहा हूँ तेजी से जा रहे होते हैं, और जब स्कूल से घर आ रहे होते हैं तब दिक्कत हो जाती है। तो भैया ए से बी का टाइम मान लिया मैंने T1 और बी से लेके ए तक का टाइम क्या मान लिया T2 मान लिया, खत्म कहानी। अब ध्यान से सुनते रहना आराम से। मुझे पता है स्पीड, फिलहाल मैं वी से नोट कर रहा हूँ क्योंकि स्पीड के सिंबल को वी से नोट किया जाता है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये सारे पाथ स्ट्रेट लाइन है। देख लो भाई ए से बी से, क्लास के स्टार्टिंग में बताता था वी स्पीड स्ट्रेट लाइन सब बराबर, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम का निकाल लो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यहाँ पे ना x प्लस एक्स करोगे तो 2x आ जाएगा, T1 की वैल्यू पुट कर दो, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन में V1 प्लस का T2 की वैल्यू x अपॉन में V2। अच्छा मैंने यहाँ पे x1 और V1 क्यों नहीं लिखा,
देखो t1 की जगह डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी आ गई भाई। यहाँ पे दोनों डिस्टेंस क्या था, सेम थे, इसलिए मैंने x को x ही कंसीडर करके चला है। आगे इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 2x अपॉन में x अपॉन में v1 यानी कि जाने वाली वेलोसिटी a से b तक कितनी देर की है 40, और प्लस का x अपॉन में v2 आने वाली 30। इसको सोल्व कर लेना भाई। अगर आप इसको सोल्व करते हो सही से तो आएगा आपका 120, और ये आ जाएगा 3x प्लस का 4x, सबसे ऊपर जाएगा तो 240 x अपॉन में 7x, तो आ जाएगा 7 21 22 23 24 7 चक्का 28 7 14 34.2 किलोमीटर पर आवर के आसपास आ जाएगा ये आंसर। ठीक है 34.2 के आसपास आ जाएगा। अगला डिजिट भी आई थिंक लिखना चाहो तो लिख सकते हो 34.29 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? आराम से सोच के कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी फिर बी से ए तक का केस बना लेना, T1 T2 को ध्यान रखना। ये हो गया आपका किसका निकल गया, एवरेज स्पीड का निकल गया। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला क्या निकालना है, सेकंड एवरेज वेलोसिटी। अब ये तो बच्चों वाला है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, बंदा घूम फिर के दोबारा वहीं आ गया, मतलब ए से गया बी पे, फिर बी से दोबारा ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी आपकी 0। कोई दिक्कत भाई इसमें? बढ़िया, आगे बात करते हैं। ये आ गया ऑल टाइम फेवरेट टीचरों का, एनसीईआरटी बोलती है ये हमारे बच्चे हैं, इनको तो हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे। पेपर जब आएगा छोटा मोटा हाफ ईयरली या इसका पेपर, इसी को आगे रखने वाले हैं। क्वेश्चन को ध्यान दे, देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। चलिए आज एक नई बात और पता लग गई ज्योग्राफी की, कि दिल्ली और अंबाला के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। अब ये मत बोल देना हमारे घर से तो अलग डिस्टेंस है, पूरी दिल्ली का मतलब ये सेंट्रल दिल्ली के बारे में बात करी जाती है। ठीक है चलो, दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। ए सेट आउट from Ambala at a speed of 30 km per hour and B set out at the same time from Delhi at a speed of 20 km per hour। ठीक है, A set out from Ambala, एक बंदा अंबाला से निकला गड्डी लेके, है ना, अंबाला एट a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंबाला से निकला दिल्ली की ओर, एंड B सेट आउट, ठीक है ये अपना A है, एंड ये B वाला बंदा निकला दिल्ली से निकला एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला। ये भी गड्डी लेके निकला, गड्डी के टायर बना लेते हैं। चलिए वैसे इसको थोड़ा तेज निकलना चाहिए था, बट यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं इसकी स्पीड थोड़ी कम है। कोई दिल्ली वाली बात, आराम से चलेंगे भाई, गेड़ी मार के चलेंगे, मौज मारेंगे। अंबाला वाली, और मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में कोई मुटियार मिले ना मिले, मैं चलता जाऊंगा भाई। ठीक है, तो ये दोनों ये चल रहे हैं यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर, और एज्यूम कर लिया गया है कि दिल्ली से अंबाला एकदम सीधी सड़क है। वैसे हाईवे चल रहा है आजकल, लेकिन वो सीधा नहीं होता, बट मान लिया गया भाई बिल्कुल सीधा हाईवे है, बीच में कोई भी नहीं है। यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, तो दोनों क्या होंगे, बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब भाई इसमें ज्यादा इमेजिन मत करने लग जाना, कहीं कोई बच्चा बोले क्या बात कर रहे हो यार, डबल हाईवे होता है, 2 लेन रोड होती है, एक जाने की होती है एक आने की होती है, तो ये मिलेंगे कैसे, इतना भी मत लॉजिक लगाना भाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन दे विल मीट ईच अदर, दोनों के दोनों आपस में कब मिलेंगे। तो मान लेते हैं सीधा सीधा आ रहे थे, एक ही सड़क थी, मान लेते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया था कि 2 लेन रोड है वो सिंगल लेन रोड हो जाएगी। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता भी है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बीच में कहाँ मिलेंगे कह रहा है। ठीक है, सॉरी, वैन देवी कब मिलेंगे, कब का मतलब समय बताओ भाई, टाइम बताओ कितने बजे मिलेंगे, कब मिलेंगे। दोनों निकले सेम टाइम में ही है। अब देखो ये बीच में कहाँ मिलेंगे ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे इतना पता है 30 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, ये थोड़ी ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यानी कि यहाँ पर कहीं मिलेंगे, इस बीच में कहीं पर पॉइंट पे मिलेंगे। पता नहीं कितना होगा, मुझे भी नहीं पता कितना है। फिलहाल के लिए डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x1, और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका x2। इसमें कोई दिक्कत किसी को? भाई ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बीच में नहीं मिलने वाले। लेकिन चलिए, अब हमें डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है ये x1 डिस्टेंस है, ये x2 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये दोनों के दोनों ऐड होकर किसके बराबर हो जाएंगे, 200 किलोमीटर के बराबर हो जाएंगे। डायग्राम में दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन सेंस वाली बातें लगानी है, वही स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम को कंसिडर करना है। तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम करके। स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी या स्पीड मेरे मुंह से जो भी निकल जाए, आपके स्कूल के टीचर से जो भी निकल जाए,
कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी बुक में कुछ भी निकल जाए, सेम ही बात है, स्टार्टिंग में बता दिया। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका v1t प्लस का x2 की जगह क्या आ जाएगा v2 इंटू में t विच इज इक्वल टू 200। अब बच्चा फिर पूछेगा आपने t के नीचे t1 और t2 क्यों नहीं लिखा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भैया दोनों के दोनों कब निकले हैं, सेम टाइम में निकले हैं, सेम टाइम में निकले है ना। तो भैया दोनों मिलेंगे भी कब, एक ही टाइम में निकलेंगे, मिलेंगे। मतलब अगर तुम अपने घर से निकले, ठीक है, तुम्हारा दोस्त भी अपने घर से निकला सेम टाइम में, 5 सुबह 6 बजे का मतलब सुबह 6 बजे निकल गए, और दोनों के दोनों भाई स्कूल पहुंचे एकदम करेक्ट 6:20 पे पहुंचे, तो अगर तुम्हारे को 20 मिनट लगे तो तुम्हारे दोस्त को भी कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। तो सेम टाइम का मतलब टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। v1 का मतलब वेलोसिटी, किसी को भी मान लो, ऐसा कुछ नहीं है, वेलोसिटी एरिया आपकी 20 प्लस का 20 और v2 की वैल्यू 30 इंटू टी विच इज इक्वल टू 200। तो 20 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50t विच इज इक्वल टू कितना आ गया 200। और यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेबल 50, काटेंगे तो आ जाएगा t की वैल्यू कितनी आ गई 4r करके। सिंपल सादा सरल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इस मेथड से करोगे मजा आ जाएगा, ज्यादा देर तक याद रहेगा, वरना आप अलग अलग मल्टीपल वेबसाइट में जाके देख लेना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो दे रखा है रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में दे रखा है। अब रिलेटिव स्पीड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले लेक्चर में इस रिलेटिव स्पीड नहीं बताते है ना, तो इसको इस तरीके से करना। एक बार देख लो ध्यान से, एकदम मजेदार है भाई क्वेश्चन, धाकड़ है, धाकड़ जिसे बोलते हैं, फीलिंग आ जाएगी बढ़िया वाली। ठीक है, आराम से वीडियो पोस्ट करके देखना और देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट। एक और क्वेश्चन, कलौक वाला क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसे बोलते हैं असली है, एकदम असली देसी घी खाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, अ टेबल क्लॉक हैज ए मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी of the tip of the minute hand between 6 am 6:30 between 6 am 6:30 pm between 6 am to 6:15 am। अब ये क्या क्वेश्चन है, कहता है एक जो है घड़ी है, टेबल क्लॉक, टेबल क्लॉक जनरली गोल बनती है, बिल्कुल कैसी बनती है, गोल। इट्स मिनट हैंड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी मिनट की सुई थी 4 सेंटीमीटर लंबी थी। ठीक है, मिनट की सुई सबको पता है बड़ी वाली होती है, और घंटे की सुई छोटी वाली, और सेकंड की सुई इसके बीच में टक 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 करके चल रही होती है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड की टिप की आपको वेलोसिटी बतानी है बिटवीन 6 am टू 6:30 am। भाई 6 बज रहे होंगे, तो बच्चे को पता है 6 कब बजते हैं, 6 बजते हैं जब मिनट की सुई 12 पे हो और घंटे की सुई किस पे हो, 6 पे हो। हालांकि मेरे को घंटे की सुई से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए फिलहाल मैं मिनट की सुई बना रहा हूँ। तो 6 बज गए जब ये 12 पे थी, अब जब 6:30 बजेंगे सुबह के, तो ये घूम के कितने में आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 पे आ जाएगी, है ना, पता है ना, 6 6:30 बजते हैं तो 30 मिनट 30 मिनट ट्रेवल करता है, तो 6 पे आ जाएगी। तो कह रहा है बताओ पहला पार्ट, बताओ पहला पार्ट किसका निकालना है आपको, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। बता देंगे यार, क्या दिक्कत हो रही है। एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम चाहिए, है ना। मैं चाहूँ तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, बट ऐसा है अभी अभी आपने सीखा ही है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से भी मैं इसको सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कर दूंगा इसको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से भी, बट फिलहाल के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। चलिए बात करते हैं। तो भैया 6 बज रहे थे, 12 पे थी, 6:30 हो गए, तो कितने में आ गई, 6 पे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बंदा यहां से घूम करके, अच्छा मेरे को बताओ, आप यहाँ पर थे, यहाँ से घूम करके अगर आप यहाँ पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बोलोगे भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, इसको बोलेंगे। तो भैया मिनट की सुई भी तो वही कर रही है, ये 12 से घूम के 6 पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ए वाला पॉइंट और बी वाले पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट होगा, यानी कि ये पूरी लेंथ, और ये पूरी लेंथ कितनी होगी, मिनट सुई की लेंथ कितनी थी 4 सेंटीमीटर, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा बेटा, सोच के बोलो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भैया आपका 8 सेंटीमीटर करके, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है। 6 से 6:30 बज गए, कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेगा, 30 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में लेना चाहिए। वैसे तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए नहीं कर रहा, फिलहाल के लिए भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते। तो हो गया आपका 8/30/60, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6×1800/8, 8/1800, यानी कि अप्रोक्सली आएगा 0.0044 सेंटीमीटर पर सेकंड। और किसी को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.000020 हो जाएगी, 44 मीटर पर
सेकंड करके, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आंसर मैं सारे सेंटीमीटर में ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। बाद में देख लेंगे इसको कन्वर्ट करके, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड यूनिट सेंटर में सेंटीमीटर में लिखी है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, इतने कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस टाइप के क्वेश्चन में। वैसे तो आपको कन्वर्ट करना चाहिए तो कन्वर्ट कर लेना, कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड कर देना। तो 100 से डिवाइड कर दो 0.0020 हो जाएगी। नहीं भी करोगे इस क्वेश्चन में, क्लोक वाले क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टीचर भी आंसर सेंटीमीटर में ही चाहता है। चलिए ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अगले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहे हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी ही बताओ। अभी चेंज मत कर देना अपना क्वेश्चन, ठीक है। मैंने एवरेज वेलोसिटी दोबारा लिख ली, फॉर्मूला मुझे अच्छे से पता है क्या है इसका फॉर्मूला आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में दोबारा क्या हो गया, टाइम करके हो गया। मुझे फिर से एवरेज वेलोसिटी बतानी है, बट इस बार कहां से कहां तक बतानी है, 6 am से लेके 6:30 PM तक। देखो मुझे एक चीज तो कंफर्म है, 6 पे थी, सुबह के 6 बज रहे थे तो 12 पे रही होगी, शाम के 6:30 बज गए, भाई शाम के बज जाए या जैसे मर्जी बज जाए, दोबारा वो घूम फिर के कहां पे आएगी, मिनट की सुई 6 पे ही आएगी। अरे 6 बज रहे थे तो 12 पे थी, 6:30 बज गए तो कहां जाएगी, एकदम नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी कितना होने वाला है आपका, 8 सेंटीमीटर होने वाला है। ये 4 है, नीचे वाला भी 4 ही होगा क्योंकि मिनट की सुई घूमेगी तो 4 ही रहता है। तो 8 सेंटीमीटर। टाइम कितना लगेगा भाई, 6 बजे के सुबह से शाम के 6 बज गए, यानी कि 12 घंटे हो गए आपके। कितने हो गए, 12 घंटे और 30 मिनट और, तो 30 मिनट और 12 घंटे यानी कि करीबन करीबन आ गया 12 आवर्स और 30 मिनट। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही यूनिट ले ली जाए। तो कोई बच्चा जो इसको कन्वर्ट करके बता सके कितना आएगा, बिल्कुल इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो अभी हमने 2 मिनट पहले ही सोल्व किया था, ठीक है। 6 1800 आ जाएगा और ये आ जाएगा 36,000 और वो यानी कि टोटल में आगे हो जाएगा 45,000। एक बार करके जरूर देख लेना कैलकुलेशन, कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में कैलकुलेशन ऊपर नीचे ना हो जाए। तो 8 अपॉन में 45,000 अप्रोक्सली आएगा ये सेकंड करके, ठीक है। एंड इसको अगर आप डिवाइड करते हो 8 अपॉन में 4500 को, तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए, यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे 3 जीरो है, तो 0.00 और 1 जीरो और आएगी, 0.00178 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1780 आ रहा है ना ये, ठीक है। 0.00178 सेंटीमीटर पर सेकेंड करके। कोई दिक्कत, मीटर में कन्वर्ट करना हो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मेरे को इसके 2 पार्ट की दिक्कत थी नहीं क्योंकि दोनों पार्ट सिंपल ही थे। इसका तीसरे पार्ट में भाई दम। अब ध्यान दे देखना, इसका थर्ड पार्ट क्या रहा है, बिटवीन 6 AM एंड 6:15 AM। इसका डायग्राम अच्छे से बना के दिखाता हूँ। 6 बज रहे होंगे तो 12 पे होगी, 6:15 हो गए यानी कि 6:15 हो गए तो कितने में आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90। ये 4 सेंटीमीटर है, भी 4 सेंटीमीटर है। आपको अभी भी क्या निकालना है, एवरेज क्या निकालनी है आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता ही है एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं फिलहाल के लिए बार बार वही पुट कर रहा हूँ, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये वाली लेंथ होगी। और ये वाली लेंथ निकालने के लिए मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ी सी, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ये 4 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगा 4√2, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, उसका बेस स्क्वायर करके सोल्व कर लेना, तो कितना आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं बार बार सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, हर बार यहाँ पे ऐसा यूनिट में सेंटीमीटर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसा यूनिट नहीं होती, हालांकि यूनिट है, ठीक है। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मीटर में खुद से कन्वर्ट करोगे क्योंकि मेहनत आपको भी करनी है। टाइम भाई 6 से 6:15 हो गए यानी कि 15 मिनट लगे हैं, तो 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से ये अप्रोक्सली करके कितना आएगा भाई, कोई बच्चा करके देख लेना भाई। इसको अप्रोक्सली आ जाएगा आपका 0.15 है और 4 है, यानी कि 2 जीरो तो आने ही आने हैं हर हालत में, 0.00, ठीक है, क्योंकि 8 था और ये 60 था, तो ये जाएगा अप्रोक्सली 6 से जाना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। बाकी एक बार खुद से भी देख लेना क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार खुद से जरूर करो। तो 0.006 सेंटीमीटर पर सेकंड करके। कोई दिक्कत, अगर कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर 0.006 नहीं 2 भी आ सकता है, 0.0062 या फिर 1 जीरो कम या जैसा भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मजेदार क्वेश्चन भाई आ गया है, धमदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करेंगे अब बढ़िया से, देखो लवली क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझ जाओ आप बेसिक सीख चुके हो। अगर इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझ जाओ बेसिक सीख चुके हो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहा है अ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। एक कार थी सीधी मूव कर रही थी ए से बी फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब है
t/2 मान लो विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर करके। चलिए ठीक है, बी तक गई। एंड सेकंड हाफ टाइम का मतलब भी समझ आ गया होगा, बी से लेके सी जो कि आधा टाइम था, विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, बी से लेके सी जाने में 60 किलोमीटर। फाइंड द मीन स्पीड ऑफ द कार। अब कुछ बच्चों की नजर में मीन का मतलब होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। बेटा ऐसा यहां नहीं होता, ऐसा यहां हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। हो सकता है कि आपका तुक्के में आंसर इसका आ जाए, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करना मत, आप हमेशा सोल्व करके कोशिश करना कि सोल्व करके किया जाए। ठीक है, अब मान लो ए से बी, बी से सी जा रही है और आपको क्या निकालनी है, मीन स्पीड, यानी कि भैया स्पीड लिख देता हूं मैं फिलहाल के लिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मैंने अभी 2 मिनट पहले भी सोल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ए से बी के डिस्टेंस को मान लेता हूँ x1 और बी से सी के डिस्टेंस को मान लेता हूँ x2। तो टोटल डिस्टेंस में मैंने लिख दिया x1 प्लस का x2 और टोटल टाइम ए से बी जाने में टाइम कितना लगा बेटा, t/2 प्लस का बी से सी जाने में भी टाइम कितना लगा, t/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको खोलने के लिए आप स्पीड का फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम करके। तो आ जाएगा आपका x1 यानी कि ए से लेके बी का स्पीड इंटू टाइम। तो ए से लेके बी के लिए स्पीड कितनी है, 40 इंटू टाइम कितना है, t/2 प्लस x2 स्पीड इंटू टाइम। तो बी से लेके सी के लिए स्पीड कितनी है, 60 इंटू में बी से लेके सी के लिए टाइम कितना है, t/2 के होल के अपॉन में t/2 प्लस t/2 ऐड करोगे तो t आता है बेटा। ठीक है ना, t/2 प्लस t/2 ऐड करके हाफ टाइम प्लस हाफ टाइम टोटल टाइम हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, इसे काटोगे ना आप, ये हो जाएगा आपका 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो 20t प्लस का 30t अपॉन में कितना हो जाएगा t, तो हो जाएगा आपका 50t अपॉन में t, यानी कि आंसर कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर करके। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, ये आ तो वही गया, मीन निकालना ही तो हो गया, 40 और 60 का मीन निकालोगे तो ये आएगा। बेटा बात सही है, लेकिन आप कोशिश करना कि यही फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप देख लेना आप अटक जाओगे किसी ना किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ध्यान रखना। मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, अगर ना एक शॉर्टकट है, ये भी लिख लेना, कोई बॉडी अगर ए से बी में गई और दोबारा घूम के अगर बी से ए पे आ जाए, ठीक है, ए से बी में गई और दोबारा घूम के बी से ए में आ जाए, तो यहाँ पर भी एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2va vb अपॉन में va प्लस का vb। ये शॉर्टकट तरीका लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हो। और किसी को अगर ये शॉर्टकट तरीका लगाने में दिक्कत हो तो जैसे कि मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा, ये वाला, कि मैंने क्या किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम किया था, यानी कि x प्लस का x, t1 प्लस t, इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, इस तरीके से करना, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जब आप 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन कर लो तब आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो, लेकिन ये खाली ए से बी और दोबारा बी से ए के लिए है, और ये नॉर्मल केस हो गया। चलिए क्लियर, कोई दिक्कत भाई, जितने क्वेश्चन कराया ना इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। अगला टॉपिक इंस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। आज जो बात करी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, नॉर्मल बातें करी है, इन क्वेश्चन को रिपीट जरूर कर लेना, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना मतलब हाई नॉलेज लेना होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को फिलहाल के लिए नमस्कार।